अध्याय 26। मैं यसब्यू के छोटे से मोबाइल फोन पर डिस्कनेक्ट बटन दबाने के बाद से बजरी पर टायरों की चरमराहट का इंतजार कर रहा था और तब से यह मेरी नज़रों से ओझल नहीं हुआ था। जब मैं बाथरूम से बाहर आया तो मेरे लिए चाय और नाश्ते के रोल का ताज़ा बर्तन इंतजार कर रहा था, हाथ में फ़ोन था। मैंने खाना जल्दी से जल्दी खाया, अपनी उंगलियों से छुए गए पहले कपड़े पहने और गीले बालों के साथ सीढ़ियों से नीचे भागा। मैथ्यू सैप्ट टूल्स तक घंटों तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैं वहां पहुंचने के लिए दृढ़ था। इंतजार कर रहा था कि कब वह ऊपर उठेगा। पहले मैं सैलून में आग के पास सोफे पर इंतजार कर रही थी, सोच रही थी कि ऑक्सफोर्ड में ऐसा क्या हुआ था कि मैथ्यू ने अपना मन बदल लिया। मार्थे मेरे लिए एक तौलिया लेकर आए और जब मैंने खुद उसका इस्तेमाल करने की इच्छा नहीं दिखाई तो उसने उससे मेरे बाल सुखा दिए। जैसे जैसे उसके आने का समय नज़दीक आता गया, सैलून में बैठने के बजाय हॉल में टहलना बेहतर लगने लगा। यसब्यू प्रकट हुई और अपने हाथों को कमर पर रखकर खड़ी हो गई। मैं उसकी मनाही के बावजूद तब तक बैठा रहा जब तक मार्थे सामने के दरवाजे पर लकड़ी की कुर्सी लेकर नहीं आ गई। उसने मुझे बैठने के लिए मना लिया, हालांकि कुर्सी की नक्काशी स्पष्ट रूप से उस पर बैठने वालों को नरक की असुविधाओं से परिचित कराने के लिए डिज़ाइन की गई थी, और मैथ्यू की मां लाइब्रेरी में चली गई। जब रेंज रोवर आंगन में दाखिल हुई तो मैं बाहर निकल गई। हमारे रिश्ते में पहली बार मैथ्यू मुझसे पहले दरवाजे पर नहीं पहुंचा। वह अभी भी अपने लंबे पैरों को सीधा कर रहा था जब मेरी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गईं। मेरे पैर की उंगलियां मुश्किल से जमीन को छू रही थीं। ऐसा दोबारा मत करना, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। मेरी आंखें अचानक आंसू से बंद हो गईं। ऐसा दोबारा कभी मत करना। मैथ्यू ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपना चेहरा मेरी गर्दन में छिपा लिया। हमने बिना कुछ बोले एक दूसरे को पकड़ लिया। मैथ्यू ने हाथ बढ़ाकर मेरी पकड़ ढीली की और मुझे धीरे से पीठ के बल लिटा दिया। उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और मेरी त्वचा पर बर्फ और पाले के जाने पहचाने स्पर्श महसूस हुए। मैंने उसकी विशेषताओं के नए विवरण याद कर लिए, जैसे उसकी आंखों के कोनों पर छोटी छोटी सिलवटें और उसके भरे हुए निचले होंठ के नीचे के खोखलेपन का सटीक वक्र। ड्यू, उसने आश्चर्य से फुसफुसाया। मैं गलत था। गलत। मेरी आवाज़ घबराई हुई थी। मुझे लगा कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें कितना याद करता हूँ, लेकिन मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं था। मुझे बताओ कि मैं कल रात फ़ोन पर उसके द्वारा कहे गए शब्दों को फिर से सुनना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, डायना। भगवान मेरी मदद करो। मैंने कोशिश की कि तुम मुझे ना पाओ। मेरा चेहरा उसके हाथों में नरम पड़ गया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैथ्यू, पूरे दिल से। मेरी प्रतिक्रिया पर उसके शरीर में कुछ परिवर्तन हुआ। यह उसकी नाड़ी नहीं थी, क्योंकि उसकी नाड़ी ठीक से काम नहीं कर रही थी, न ही उसकी त्वचा, जो बहुत ठंडी थी, बल्कि उसके गले में एक आवाज़ थी, एक लालसा की बड़बड़ाहट जिसने मेरे अंदर इच्छा का झटका दिया। मैथ्यू ने इसे महसूस किया और उसका चेहरा उग्र हो गया। उसने अपना सिर झुकाया, अपने ठंडे होंठों को मेरे होंठों से सटाया। मेरे शरीर में होने वाले परिवर्तन न तो मामूली थे और न ही सूक्ष्म। मेरी हड्डियां आग की तरह जलने लगीं और मेरे हाथ उसकी पीठ के चारों ओर रेंगने लगे और नीचे की ओर खिसकने लगे। जब उसने दूर हटने की कोशिश की तो मैंने उसके कूल्हों को अपनी ओर खींच लिया। मैंने सोचा, इतनी जल्दी नहीं। उसका मुंह आश्चर्य से मेरे मुंह के ऊपर लटक रहा था। मेरे हाथ नीचे की ओर खिसक गए। मैंने उसके पिछले हिस्से को अपने अधिकार में ले लिया और उसकी सांस फिर से रुक गई जब तक कि वह उसके गले में नहीं घुस गई। डायना, उन्होंने अपनी बात शुरू की। उनकी आवाज़ में सावधानी का भाव था। मेरे चुंबन ने यह मांग की कि वो मुझे बताए कि समस्या क्या थी। मैथ्यू का एकमात्र जवाब मेरे मुंह के पास अपना मुंह ले जाना था। उसने मेरी गर्दन की नाड़ी को सहलाया, फिर अपना हाथ नीचे ले जाकर मेरे बाएं स्तन को थाम लिया। अब वह मेरे हाथ और मेरे दिल के बीच की संवेदनशील त्वचा पर कपड़े को सहला रहा था। अपने दूसरे हाथ से मेरी कमर पर उसने मुझे और भी कसकर अपने पास खींच लिया। काफी देर बाद मैथ्यू ने अपनी पकड़ इतनी ढीली कर दी कि वह बोल सका, अब तुम मेरी हो। मेरे होंठ जवाब देने के लिए बहुत सुन्न हो गए थे,
इसलिए मैंने सिर हिलाया और उसकी पीठ पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी। उसने मेरी ओर देखा, अभी भी कोई संदेह नहीं। कोई नहीं, हम इस क्षण से एक हैं। क्या तुम समझ रहे हो? मुझे ऐसा लगता है। मुझे कम से कम ये तो समझ में आ गया कि कोई भी और कोई भी चीज़ मुझे मैथ्यू से दूर नहीं रख सकती। उसे कुछ पता नहीं है। यसाब्यू की आवाज़ पूरे आंगन में गूंज उठी। मैथ्यू सख्त हो गया, उसकी बाहें मुझे सुरक्षापूर्वक घेरे हुए थीं। उस चुंबन के साथ तुमने हर उस नियम को तोड़ दिया है जो हमारी दुनिया को एक साथ रखता है और हमें सुरक्षित रखता है। मैथ्यू, तुमने उस चुड़ैल को अपना बना लिया है। और डायना, तुमने अपनी चुड़ैल के खून से अपनी शक्ति एक पिशाच को दे दी है। तुमने अपनी ही प्रजाति से मुंह मोड़ लिया है और खुद को एक ऐसे प्राणी के हवाले कर दिया है जो तुम्हारा दुश्मन है। यह एक चुंबन था, ईसाइड ने कांपते हुए कहा। यह एक शपथ थी, और एक दूसरे से यह वादा करने के बाद तुम दोनों अपराधी हो। भगवान तुम दोनों की मदद करें। तो फिर हम अपराधी हैं, मैथ्यू ने धीरे से कहा। क्या हमें चले जाना चाहिए, यसब्यू? उस आदमी की आवाज़ के पीछे एक कमज़ोर बच्चे की आवाज़ थी, और मेरे अंदर कुछ टूट गया, क्योंकि मैंने उसे हमारे बीच में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर किया। उसकी माँ आगे बढ़ी और उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सवाल पूछने की? माँ और बेटा दोनों हैरान थे। यसब्यू के पतले हाथ का निशान मैथ्यू के गाल पर एक पल के लिए लाल, फिर नीला हो गया, फिर वह फीका पड़ गया। तुम मेरे सबसे प्यारे बेटे हो, उसने कहा। उसकी आवाज़ लोहे की तरह मजबूत थी। और डायना अब मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी और साथ ही तुम्हारी भी। तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है, तुम्हारे दुश्मन मेरे दुश्मन हैं। आपको हमें शरण देने की आवश्यकता नहीं है, मामन। मैथ्यू की आवाज़ धनुष की डोरी की तरह कड़ी थी। बस हो गया बकवास। इस प्यार की वजह से तुम्हें दुनिया के कोने कोने तक सताया जाएगा। हम एक परिवार की तरह लड़ते हैं। यसब्यू ने मुझसे कहा। तुम्हारी बात तो यह है कि बेटी, तुम लड़ोगी, जैसा कि तुमने वादा किया था। तुम लापरवाह हो। सच्चे बहादुर हमेशा लापरवाह होते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत पर शक नहीं कर सकता। फिर भी तुम्हें उसकी उतनी ही ज़रूरत है जितनी तुम्हें सांस लेने वाली हवा की है, और वह तुम्हें चाहता है जैसे उसने मेरे बनाए जाने के बाद से किसी और को नहीं चाहा। तो ये हो गया, और हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। यसब्यू ने अप्रत्याशित रूप से मुझे अपनी ओर खींचा और अपने ठंडे होंठ मेरे दाहिने गाल पर और फिर मेरे बाएं गाल पर दबा दिए। मैं कई दिनों से उस महिला की छत के नीचे रह रहा था, लेकिन यह मेरा आधिकारिक स्वागत था। उसने मैथ्यू को ठंडे दिमाग से देखा और अपनी असली बात बताई। जिस तरह से हम इसे सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, वह डायना को एक चुड़ैल की तरह व्यवहार करने से शुरू होता है, न कि किसी दयनीय इंसान की तरह। दे क्लेरमोंट परिवार की महिलाएं खुद का बचाव करती हैं। मैथ्यू भड़क गया। देखो, वह सुरक्षित है। यही कारण है कि तुम शतरंज में हमेशा हारते रहते हो, मैथ्यू। यसब्यू ने उस पर अपनी उंगली हिलाई। डायना की तरह रानी के पास लगभग असीमित शक्ति है, फिर भी तुम उसे घेरने और खुद को असुरक्षित छोड़ने पर जोर देते हो। हालांकि यह कोई खेल नहीं है और उसकी कमजोरी हम सभी को जोखिम में डालती है। इससे दूर रहो, यसब्यू, मैथ्यू ने कहा। कोई भी डायना को ऐसा बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो वह नहीं है। उसकी माँ ने एक सुंदर, भावपूर्ण सिसकारी भरी। बिल्कुल सही। हम अब डायना को खुद को इंसान बनने के लिए मजबूर नहीं करने देंगे, जो कि वह नहीं है। वह एक चुड़ैल है। तुम एक पिशाच हो। अगर यह सच नहीं होता, तो हम इतनी परेशानी में नहीं होते। मैथ्यू, मोंचेर, अगर चुड़ैल इतनी बहादुर है कि तुम्हें चाहती है, तो उसे अपनी शक्ति से डरने की कोई वजह नहीं है। तुम चाहो तो उसे चीर सकते हो, और जो लोग तुम्हारे पास आएंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने क्या किया है, तो वे भी ऐसा कर सकते हैं। वह सही कह रही है, मैथ्यू, मैंने कहा। आओ, हमें अंदर चलना चाहिए। उसने अपनी माँ पर नज़र रखी। तुम्हें ठंड लग रही है, और हमें ऑक्सफोर्ड के बारे में बात करनी है। फिर हम जादू के विषय पर बात करेंगे। मुझे आपको ये भी बताना होगा कि यहाँ क्या हुआ था। यदि यह काम करने वाला था,
तो हमें अपने कुछ रहस्यों को उजागर करना होगा, जैसे कि यह संभावना कि एक किसी भी समय बहते पानी में गिर सकता है। तुम्हारे पास मुझे सब कुछ बताने के लिए बहुत समय है, मैथ्यू ने कहा और मुझे महल की ओर ले गया। जब वह दरवाजे से अंदर आया तो मार्थे उसका इंतजार कर रही थी। उसने उसे जोर से गले लगाया, जैसे वह युद्ध से जीत कर लौटा हो, और हम सभी को सैलून की धधकती आग के सामने बैठा दिया। मैथ्यू मेरे बगल में आकर बैठ गया और मुझे चाय पीते हुए देखने लगा। हर कुछ पलों में वह अपना हाथ मेरे घुटने पर रखता, या स्वेटर को मेरे कंधों पर से हटाता, या बालों को थोड़ा सा ठीक करता, मानो अपनी थोड़ी सी अनुपस्थिति की भरपाई करने की कोशिश कर रहा हो। एक बार जब वह शांत होने लगा तो सवाल शुरू हो गए। शुरू में वे मासूमियत से साधारण थे। जल्दी बातचीत ऑक्सफोर्ड की ओर मुड़ गई। मैंने पूछा, जब प्रयोगशाला में सेंध लगाने का प्रयास किया गया था, क्या मार्कस और मिरियम प्रयोगशाला में थे? वे थे, उसने मार्थे द्वारा उसके पास रखे शराब के गिलास से एक घूंट लेते हुए कहा, लेकिन चोर ज्यादा दूर नहीं जा सके। उन दोनों को कोई वास्तविक खतरा नहीं था, भगवान का शुक्र है। यसाबेउ ने आग की ओर देखते हुए कहा। वे क्या ढूंढ रहे थे? जानकारी आपके बारे में, उसने अनिच्छा से कहा। न्यू कॉलेज में भी कोई आपके कमरे में घुस आया था। एक रहस्य तो खुलकर सामने आ गया। मैथ्यू ने आगे कहा, फ्रेड बहुत डर गया था। उसने मुझे आश्वासन दिया कि वे तुम्हारे दरवाजों पर नए ताले लगा देंगे और तुम्हारी सीढ़ियों में एक कैमरा लगा देंगे। ये फ्रेड की गलती नहीं है। नए छात्रों के साथ आपको कुलियों से आगे निकलने के लिए बस एक आत्मविश्वास भरा कदम और एक विश्वविद्यालय स्कार्फ की आवश्यकता है। लेकिन उनके पास लेने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या वे मेरे शोध के पीछे थे? ऐसी बात के बारे में सोचना ही हास्यास्पद था। कीमिया के इतिहास के बारे में इतनी परवाह किसने की कि सेंधमारी की योजना बनाई? तुम्हारे पास तुम्हारा कंप्यूटर है, जिसमें तुम्हारे शोध के लिए नोट्स हैं। मैथ्यू ने मेरे हाथों को और कसकर पकड़ लिया। लेकिन वे तुम्हारे काम के पीछे नहीं थे। उन्होंने तुम्हारे बेडरूम और बाथरूम को अलग कर दिया। हमें लगता है कि वे तुम्हारे डीएनए, बाल, त्वचा, फिंगरमेल क्लिपिंग का नमूना ढूंढ रहे थे। जब वे लैब में नहीं जा पाए तो वे तुम्हारे कमरों में ढूंढने चले गए। मेरा हाथ थोड़ा कांप रहा था। मैंने उसे उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि इस खबर ने मुझे कितना झकझोर दिया है। मैथ्यू ने उसे थामे रखा। इसमें तुम अकेली नहीं हो, याद है? उसने अपनी नज़र मुझ पर टिका दी। तो यह कोई साधारण चोर नहीं था। यह एक प्राणी था जो हमारे और एशमोल 782 के बारे में जानता था। उसने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे कमरों में नहीं। जब मैथ्यू हैरान दिखा तो मैंने समझाया। मेरी माँ ने जोर दिया कि मैं हर सुबह स्कूल जाने से पहले अपना हेयर ब्रश साफ करूं। यह एक गहरी आदत है। उसने मुझे बाल टॉयलेट में फ्लश करने को कहा, मेरे नाखून भी। मैथ्यू अब स्तब्ध दिखाई दिया। यसाबेउ बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं दिख रहा था। आपकी माँ ऐसी लगती हैं जैसे मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ, यसाबेउ ने धीरे से कहा। क्या तुम्हें याद है कि उसने तुमसे क्या कहा था? मैथ्यू ने पूछा। वास्तव में नहीं। बाथटब के किनारे पर बैठे हुए मेरी माँ की माँ बनने और शाम की दिनचर्या का प्रदर्शन करते समय की धुंधली यादें थीं, लेकिन अटल और भी। मैंने एकाग्रता के साथ भौहें सिकोड़ी, टिमटिमाती यादें और भी उज्ज्वल होती गईं। मुझे 20 तक गिनती याद है। रास्ते में कहीं मैंने घूमकर कुछ कहा। वह क्या सोच रही होगी? मैथ्यू ने जोर से सोचा। बालों और नाखूनों में बहुत सारी आनुवंशिक जानकारी होती है। कौन जानता है? मेरी माँ अपने पूर्वाभासों के लिए मशहूर थी। फिर भी हो सकता है कि वह बिशप की तरह सोच रही हो। हम लोग समझदार नहीं हैं। तुम्हारी माँ पागल नहीं थी, डायना, और हर चीज को आधुनिक विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता, मैथ्यू। सदियों से चुड़ैलों का मानना है कि बालों और नाखूनों में शक्ति होती है, यसाबेउ ने कहा। मार्थे ने सहमति में बड़बड़ाया और युवावस्था की अज्ञानता पर अपनी आंखें घुमाईं। चुड़ैलें इनका इस्तेमाल जादू करने के लिए करती हैं, यसाबेउ ने आगे कहा। बाध्यकारी मंत्र,
प्रेम जादू वे ऐसी चीज़ों पर निर्भर करते हैं। तुमने मुझसे कहा था कि तुम चुड़ैल नहीं हो, येसब्यू, मैंने आश्चर्यचकित होकर कहा। मैं वर्षों से कई चुड़ैलों को जानता हूँ। उनमें से कोई भी अपने बालों का एक कतरा या अपने नाखूनों का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ती थी, इस डर से कि कोई अन्य चुड़ैल उन्हें पालेगी। मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं बताया। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी माँ ने और क्या रहस्य छिपाए थे। कभी कभी एक माँ के लिए अपने बच्चों को धीरे धीरे चीजें बताना सबसे अच्छा होता है। येसब्यू की नज़र मुझसे हटकर उसके बेटे पर पड़ी। कौन घुस आया? मुझे येसब्यू की संभावनाओं की सूची याद आ गई। पिशाचों ने प्रयोगशाला में घुसने की कोशिश की, लेकिन हमें आपके कमरों के बारे में ज्यादा यकीन नहीं है। मार्कस को लगता है कि यह पिशाच और चुड़ैलें एक साथ काम कर रही थीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ चुड़ैलें थीं। क्या इसीलिए तुम इतने क्रोधित थे? क्योंकि उन जीवों ने मेरे क्षेत्र पर अतिक्रमण किया था। हाँ, हम फिर से एकाक्षरी शब्दों पर आ गए। मैंने बाकी उत्तर का इंतजार किया। मैं अपनी जमीन या अपनी प्रयोगशाला में किसी भी घुसपैठिए को अनदेखा कर सकता हूँ, डायना, लेकिन जब कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता है तो मैं चुपचाप नहीं रह सकता। यह एक धमकी की तरह लगता है और मैं बस नहीं कर सकता। तुम्हें सुरक्षित रखना अब सहज है। मैथ्यू ने अपनी सफ़ेद उंगलियों को अपने बालों में घुमाया और उसके कान पर एक पैच चिपका हुआ था। मैं कोई पिशाच नहीं हूँ और मुझे नियम भी नहीं पता। तुम्हें ये बताना होगा कि यह कैसे काम करता है। मैंने उसके बालों को ठीक करते हुए कहा। तो न्यू कॉलेज में हुई चोरी ने ही तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए राजी किया। मैथ्यू के हाथ एक झटके में मेरे चेहरे के दोनों ओर टिक गए। मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए किसी प्रोत्साहन की जरूरत नहीं थी। तुम कहती हो कि तुम मुझसे तब से प्यार करती हो जब से तुमने नदी में मुझे चप्पू से मारने से रोका था। उसकी आंखें बेपरवाह थीं। मैं तुमसे उस पल से भी ज्यादा प्यार करता हूँ जब से तुमने बोडेलियन में जादू का इस्तेमाल करके शेल्फ से किताब निकाली थी। तुम इतनी राहत महसूस कर रही थी और फिर इतनी शर्म से दोषी महसूस कर रही थी। येसब्यू खड़ी थी, अपने बेटे के खुले प्यार से असहज। हम तुम्हें छोड़ देंगे। मार्थे ने मेज पर सरसराहट शुरू कर दी और रसोई में जाने की तैयारी करने लगी, जहां वह निस्संदेह कम से कम 10 कोर्स का भोजन बनाना शुरू कर देगी। नहीं, माँ, तुम्हें बाकी बातें भी सुननी चाहिए। तो तुम सिर्फ अपराधी नहीं हो। येसब्यू की आवाज़ भारी थी। वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई। प्राणियों के बीच हमेशा से दुश्मनी रही है, खास तौर पर पिशाचों और चुड़ैलों के बीच। लेकिन डायना और मैंने उन तनावों को खुले तौर पर उजागर कर दिया है। हालांकि ये सिर्फ एक बहाना है। वाचा तोड़ने के हमारे फैसले से मंडली वास्तव में परेशान नहीं है। पहेलियां बनाना बंद करो, मैथ्यू, येसाबेसो ने तीखी आवाज में कहा। मैं उनसे धैर्य खो चुका हूँ। मैथ्यू ने जवाब देने से पहले मुझे खेद से देखा। मंडली को एशमोल 782 और डायना ने इसे कैसे प्राप्त किया, इस रहस्य में दिलचस्पी हो गई है। चुड़ैलें कम से कम उतने समय से पांडुलिपि देख रही हैं जितने समय से मैं देख रही हूँ। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप ही इसे पुनः प्राप्त करने वाले होंगे, और किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि मैं आप तक सबसे पहले पहुंचूंगी। पुराने डर सतह पर उभर आए और मुझे बताने लगे कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। अगर माबोन न होता, मैथ्यू ने आगे कहा, बोडेलियन में शक्तिशाली चुड़ैलें होती, चुड़ैलें जो पांडुलिपि के महत्व को जानती थीं। लेकिन वे त्योहार में व्यस्त थीं और उन्होंने अपनी सुरक्षा कम कर दी। उन्होंने ये काम उस युवा चुड़ैल पर छोड़ दिया और उसने आपको और पांडुलिपि को अपनी उंगलियों से फिसलने दिया। बेचारी गिलियन, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, पीटर नॉक्स उससे बहुत नाराज होगा। वास्तव में, मैथ्यू का मुंह कस गया। लेकिन मंडली भी आप पर नजर रख रही है, उन कारणों से जो किताब से कहीं आगे हैं और आपकी शक्ति से संबंधित हैं। कितनी देर? मैं अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया। शायद आपकी पूरी जिंदगी, जब से मेरे माता पिता की मृत्यु हुई है। बचपन की कुछ परेशान करने वाली यादें मेरे सामने आ गईं, जब मैं स्कूल में झूले पर किसी चुड़ैल की नज़रों से झुनझुनी महसूस करता था और जब मैं किसी दोस्त की जन्मदिन की पार्टी में किसी पिशाच की ठंडी निगाहों से देखता था।
जब से मेरे माता पिता की मृत्यु हुई है तब से वे मुझे देख रहे हैं। यसबेऊ ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, अपने बेटे का चेहरा देखा और बेहतर सोचा। यदि वे तुम्हें अपने पास रखते हैं तो उनके पास पुस्तक भी होगी, या ऐसा वे सोचते हैं। तुम इशमोल 782 से किसी शक्तिशाली तरीके से जुड़े हुए हो जिसे मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। मुझे विश्वास नहीं है कि वे भी ऐसा करते हैं। पीटर नॉक्स भी नहीं। मार्कस ने चारों ओर पूछताछ की। वह लोगों से जानकारी निकालने में माहिर है। जहाँ तक हम जानते हैं, नॉक्स अभी भी हैरान है। मैं नहीं चाहता कि मार्कस खुद को खतरे में डाले, खासकर मेरे लिए। उसे इससे दूर रहना चाहिए, मैथ्यू। मार्कस जानता है कि अपनी देखभाल कैसे करनी है। मेरे पास भी तुम्हें बताने के लिए बहुत कुछ है। अगर मुझे पुनर्विचार करने का मौका मिले तो मैं पूरी तरह से अपना साहस खो दूंगा। मैथ्यू ने मेरे दोनों हाथ थाम लिए और उसके नथुने थोड़े से फूल गए। तुम थके हुए हो, उसने कहा, और भूख भी लगी है। शायद हमें दोपहर के भोजन के बाद तक इंतजार करना चाहिए। जब मैं भूखा होता हूँ तो आप मुझे सूंघ सकते हैं। मैंने अविश्वास से पूछा, यह उचित नहीं है। मैथ्यू का सिर पीछे की ओर झुका और वह हंसने लगा। उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और उन्हें मेरे पीछे खींच लिया ताकि मेरी भुजाएं पंखों की तरह आकार ले लें। यह एक चुड़ैल की ओर से है जो अगर चाहे तो मेरे विचारों को ऐसे पढ़ सकती है जैसे कि वे टिकट टेप पर लिखे हों। डायना, मेरी प्यारी, मैं जानता हूँ कि तुम कब अपना मन बदल लेती हो। मैं जानता हूँ कि तुम कब बुरे विचार सोच रही हो, जैसे कि बाड़े को फांदकर कूदना कितना मजेदार होगा। और अब मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि तुम्हें कब भूख लगी है। उसने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मुझे चूमते हुए कहा। मेरे डायन होने की बात करते हुए मैंने कहा, जब वह समाप्त हुआ तो मेरी सांस फूल गई। हमने आनुवंशिक संभावनाओं की सूची में डायनावॉटर की पुष्टि की है। क्या? मैथ्यू ने चिंता से मेरी ओर देखा। ये कब हुआ? जिस क्षण तुम सेप्टटूर्स से दूर चले गए। जब तक तुम यहाँ थे मैं खुद को रोने नहीं देता था। एक बार जब तुम चले गए तो मैं बहुत रोया। तुम पहले भी रो चुकी हो, उसने सोच समझकर कहा, मेरे हाथों को फिर से आगे लाते हुए। उसने उन्हें पलटा और मेरी हथेलियों और उंगलियों की जांच की। तुम्हारे हाथों से पानी निकला था। मैं हर जगह से बाहर आ गया। मैंने कहा। उसकी भौहें चिंता में झुक गईं। मेरे हाथ, मेरे बाल, मेरी आंखें, मेरी भावनाएं, यहाँ तक कि मेरा मुंह भी। मैं ऐसा था जैसे मैं बचा ही नहीं हूँ, या अगर बचा भी हूँ तो मैं सिर्फ पानी ही रह गया हूँ। मुझे लगा कि मैं फिर कभी नमक के अलावा कुछ भी नहीं चखूंगा। क्या तुम अकेली थीं? मैथ्यू की आवाज़ तीखी हो गई। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने जल्दी से कहा। मार्थे और तुम्हारी माँ वहाँ थीं। वे बस मेरे पास नहीं आ सकीं। वहाँ बहुत पानी था, मैथ्यू। हवा भी। ये कैसे रुक गया? उन्होंने पूछा। ततैया। मैथ्यू ने अपनी माँ को एक लंबी नज़र से देखा। उसने मेरे लिए गाना गाया। पिशाच की भारी पलकें नीचे गिर गईं, जिससे उसकी आंखें ढक गईं। एक बार वह हर समय गाती रहती थी, शुक्रिया मैन। मैंने इंतज़ार किया कि वो मुझे बताए कि वो उसके लिए गाती थी और फिलिप के मरने के बाद से यसबेऊ पहले जैसी नहीं रही। लेकिन उसने मुझे इनमें से कुछ भी नहीं बताया। इसके बजाय उसने मुझे ज़ोरदार गले लगा लिया और मैंने इस बात पर ध्यान न देने की कोशिश की कि वह अपने इन हिस्सों के साथ मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। जैसे जैसे दिन बीतता गया, मैथ्यू की घर पर होने की खुशी संक्रामक होती गई। हम दोपहर के भोजन से उसके अध्ययन कक्ष में चले गए। चिमनी के सामने फर्श पर उसने उन अधिकांश स्थानों को खोज लिया जहां मुझे गुदगुदी होती थी। पूरे समय उसने मुझे कभी भी दीवारों के पीछे नहीं जाने दिया, जिन्हें उसने जीवों को अपने रहस्यों से दूर रखने के लिए इतनी सावधानी से बनाया था। एक बार मैंने अपनी अदृश्य उंगलियों से मैथ्यू की सुरक्षा में दरार ढूंढने की कोशिश की। उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। क्या तुमने कुछ कहा? उसने पूछा। नहीं, मैंने कहा और जल्दी से दूर चला गया। हमने यसबेऊ के साथ एक शांत दिन का आनंद लिया, जो मैथ्यू के अंतिम संस्कार के दौरान हमारे साथ थी। लेकिन वो उसे करीब से देख रही थी, उसके चेहरे पर उदासी का भाव था।
रात्रि भोजन के बाद पजामा पहनते हुए मुझे डेस्क की दराज की चिंता हुई और यह भी कि क्या मेरी खुशबू सील को गद्देदार करने वाले मखमल पर पड़ेगी, और मैंने मैथ्यू के अकेले अपने अध्ययन कक्ष में चले जाने से पहले उसे शुभ रात्रि कहने के लिए स्वयं को तैयार किया। कुछ ही देर बाद वह एक जोड़ी ढीला ढाला धारीदार पायजामा और एक फीकी काली टी शर्ट पहने हुए दिखाई दिया। उसके लंबे पतले फीते पर कोई जूते नहीं थे। क्या आप बाईं ओर चाहते हैं या दाईं ओर? उसने लापरवाही से पूछा, अपनी बाहों को पार करके बिस्तर के खंभे के पास इंतजार करते हुए। मैं पिशाच तो नहीं था, लेकिन जब जरूरत होती तो मैं अपना सिर तेजी से घुमा सकता था। अगर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं बाईं ओर जाना पसंद करूंगा, उसने गंभीरता से कहा। अगर मैं तुम्हारे और दरवाजे के बीच में रहूंगा तो मेरे लिए आराम करना आसान होगा। मुझे परवाह नहीं है, मैंने हकलाते हुए कहा। फिर अंदर जाओ और सरक जाओ। मैथ्यू ने मेरे हाथ से बिस्तर ले लिया और मैंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वह संतुष्टि की कराह के साथ मेरे पीछे चादर के नीचे सरक गया। ये घर का सबसे आरामदायक बिस्तर है। मेरी माँ को नहीं लगता कि हमें अच्छे गैदों की ज़रूरत है क्योंकि हम सोने में बहुत कम समय बिताते हैं। उनके बिस्तर बहुत ही खराब हैं। क्या तुम मेरे साथ सोने जा रहे हो? मैंने चीखते हुए कहा। वो उसकी तरह बेपरवाह लगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन असफल रहा। मैथ्यू ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और मुझे तब तक पकड़े रखा जब तक मेरा सिर उसके कंधे पर नहीं आ गया। मुझे लगा कि मैं सो सकता हूँ, उसने कहा, लेकिन मैं वास्तव में सो नहीं पाऊंगा। उसके साथ चिपक कर मैंने अपनी हथेली उसके दिल पर रख दी ताकि मैं हर बार उसके धड़कने का पता लगा सकूं। तुम क्या करोगे? देखो, बेशक, उसकी आंखें चमक रही थीं। और जब मैं ऐसा करते करते थक जाता हूं तो वह मेरी दोनों पलकों पर एक एक चुंबन देता है, चीने पड़ा। क्या मोमबत्तियां तुम्हें परेशान करेगी? नहीं, मैंने जवाब दिया। मैं गहरी नींद में सोता हूँ। कुछ भी मुझे जगा नहीं सकता। एक चुनौती की तरह, उसने धीरे से कहा। अगर मैं ऊब गया हूँ, तो मैं कुछ ऐसा सोच लेता हूँ जिससे तुम जाग जाओ। क्या तुम आसानी से बोर हो जाते हो? लीज ने पूछा और अपनी उंगलियां उसके सिर के आधार पर बालों में डाल दी। आपको इंतजार करना होगा और देखना होगा, उन्होंने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। उसकी बाहें ठंडी और सुखदायक थीं, और उसकी उपस्थिति में सुरक्षा की भावना किसी भी लोरी से अधिक सुखद थी। क्या ये कभी रुकेगा? उसने धीरे से पूछा। मंडली, मैथ्यू की आवाज चिंतित थी। मुझे नहीं पता। नहीं, मेरा सिर आश्चर्य से उठा। मुझे इसकी परवाह नहीं है। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उसके प्रश्नवाचक मुंह को चूमा। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं पहली बार पूरी तरह से जीवित हूँ। मैथ्यू मुस्कुराया, उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से मधुर और शर्मीली थी। नहीं, संतुष्टि की सांस लेते हुए मैंने अपना सिर उसकी छाती पर टिका दिया और स्वप्नहीन नींद में सो गई।